हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको वेक्टर फ्लक्स और आपका वेक्टर फ्लक्स बताया था मैंने आपको, और उसी के साथ इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ये भी बता चुकी थी मैं आपको। उसी की कंटिन्यूटी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ग्रेडियंट हम देख चुके थे, अब हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होता क्या है? डेफिनेशन देखिए इसकी। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। द वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम emerging out of the closed surface of a volume element situated in a vector field is known as the divergence of vector field. इसको समझने के लिए मान लिया हमने कि किसी वेक्टर फील्ड सदिश क्षेत्र A जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं, किसी सदिश क्षेत्र A x y z में dv वॉल्यूम परिबद्ध करने वाला एक बंद पृष्ठ स्थित है। सपोज अ क्लोज सरफेस enclosing a volume dv is situated in a vector field A. तो बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था, टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लक्स बराबर सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी ए, ये लास्ट टर्न पे हमने देखा था। जो फ्लक्स बंद पृष्ठ से बाहर निकल रहा है, निर्गत फ्लक्स है, द फ्लक्स emerging आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस विल बी फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी ए। तो जो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर है एट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट किस तरह से डिफाइन होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 अपॉन dv सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी ए, ये इसकी डेफिनेशन है। किस तरह से हम डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर A एट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, सदिश A का अल्पांश की स्थिति पर डाइवर्जेंस किस तरह डिफाइन होगा? डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 अपॉन dv सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी ए। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन साइन है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के ऊपर इसका इंटीग्रेशन है, हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, बंद पृष्ठ पर समाकलन को ये डिफाइन कर रहा है। और जो डाइवर्जेंस है वेक्टर फील्ड का, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए बराबर लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 अपॉन dv सरफेस इंटीग्रल A डॉट डी ए। ये हम किसी पॉइंट डाइवर्जेंस जो है किसी वेक्टर A का एट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इस तरीके से
डिफाइन होता है, और ये एक कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? ये तो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड का। अब हम इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। वो क्या है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन? तो उसको समझने के लिए किसी भी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस के फिजिकल मीनिंग, भौतिक अर्थ को समझने के लिए हमने क्या किया कि एक तल पर असंपीडे यानी कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के फ्लो पर विचार करते हैं। इसके फिजिकल मीनिंग को समझने के लिए हम क्या करते हैं? एक तल पर एक असंपीड्य इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के फ्लो पर विचार करते हैं। मान लिया, हमने ये मान लिया कि जो लिक्विड का फ्लो है वो किसी पॉइंट P पर उसके द्रव का वेग क्या है? v है। जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके किसी पॉइंट P पर जो द्रव है उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। और बिंदु P पर जो सिचुएटेड वॉल्यूम एलिमेंट से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले द्रव की मात्रा किसको व्यक्त करेगी? जो सदिश वेग के डाइवर्जेंस को व्यक्त करेगी। क्योंकि हमने अभी यही देखा है कि डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस क्या होता है? ये हमने यही देखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ ए लिमिट डी वी टेंड्स टू 0 1/dv सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए। तो ये कहता है कि द्रव प्रवाह के किसी पॉइंट P पर द्रव का वेग v है और पॉइंट P पर सिचुएटेड वॉल्यूम एलिमेंट से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले द्रव की जो मात्रा है वो उस सदिश वेग का डाइवर्जेंस कहलाती है। द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू अ वॉल्यूम एलिमेंट अराउंड द पॉइंट P represents the divergence of velocity vector. It means divergence v। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। अब जो वेक्टर फील्ड है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको इसको फिगर से भी समझाऊंगी। जो आपका डाइवर्जेंस है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि किस कंडीशन में ये पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, किस कंडीशन में ये नेगेटिव हो सकता है और नेगेटिव होने का क्या मतलब है, और किस कंडीशन में ये ज़ीरो हो सकता है और ज़ीरो होने का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि अगर डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या है? तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस होने का मतलब ये है कि जो परिबद्ध आयतन है, जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम है, परिबद्ध आयतन अल्पांश से जो नेट लिक्विड बाहर की ओर फ्लो हो रहा है, मतलब जो बाहर निकल रहा है, मतलब जो परिबद्ध आयतन में जो कब बाहर निकलेगा उसमें से, जब वो लिक्विड उसके अंदर होगा। कोई भी चीज़ किसी चीज़ से बाहर कब निकलेगी? जबकि वो उसके अंदर प्रेजेंट होगी, उसके अंदर विद्यमान होगी, उसको उत्पन्न करने का सोर्स उसके अंदर होगा, तभी वो चीज़ निकलेगी उसमें से बाहर, जिसके फलस्वरूप ही द्रव के सोर्स से द्रव बाहर की ओर प्रवाहित होगा। तो इसका मतलब अगर किसी चीज़ का डाइवर्जेंस पॉजिटिव है, इट मीन्स कि उसको प्रोड्यूस करने वाला सोर्स उसके अंदर है। इट बिहेव लाइक अ सोर्स। डाइवर्जेंस पॉजिटिव मीन्स कि वो एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम कोट करें तो आपने प्लास्टिक की बॉटल देखी होगी और बॉटल को पिचकाएं तो उसमें पानी ऊपर की तरफ जाएगा।
एक एक चीज़ को बताती हूँ मैं आपको। तो आप देखिए कि मैंने एक बॉटल ली प्लास्टिक की और उसके ऊपर एक ट्यूब लगा दी, और ट्यूब ऐसे पहले स्ट्रेट गई सीधे, फिर यूं मुड़ गई और फिर वापस नीचे की तरफ हो गई। इस स्ट्रक्चर में मैंने बना दी, और नीचे मैंने एक पॉट रख दिया। उस बॉटल को इमेजिन कीजिए, बॉटल में पानी भरा हुआ है। एक एक चीज़ देखते जाइए। अभी मैं बात कर रही हूँ डाइवर्जेंस पॉजिटिव की। तो जब मैंने बॉटल को प्रेस किया तो वो पानी है चूँकि उसके अंदर, तो पानी क्या होगा, ट्यूब के अंदर चढ़ जाएगा, ट्यूब में जाएगा पानी। इट मीन्स क्या है कि द्रव बाहर निकल रहा है। और द्रव बाहर कब निकल रहा है, जबकि उसके अंदर लिक्विड है, उसको प्रोड्यूस करने वाला सोर्स उसके अंदर विद्यमान है। तो इतना सी जो चीज़ है ये क्या व्यक्त करती है कि उसका डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव है। उसी के कारण से जो है द्रव, जो लिक्विड है, वो उस बॉटल से बाहर की ओर निकल रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, इसको चलो मैं फिगर से समझाऊंगी आपको बाद में। अब आप देखिए कि डाइवर्जेंस नेगेटिव का क्या मतलब है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम एलिमेंट है उसमें द्रव का सिंक स्थित है, यानी कि द्रव बाहर से आकर उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है, अगर आपका डाइवर्जेंस नेगेटिव है। अब इसको भी आप बॉटल से समझिए। मैंने आपको क्या बताया था कि बॉटल को हमने प्रेस किया तो पानी बाहर निकला तो वो ट्यूब के थ्रू जाके क्या होगा, नीचे मैंने एक पॉट रखा हुआ है, उस पॉट में गिरेगा। तो वो पॉट क्या है, उसके अंदर जो है वाटर आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, बाहर से लाइन ऑफ फोर्स अंदर आ रही है, बाहर नहीं निकल रही। वाटर बाहर निकल रहा था, वो डाइवर्जेंस पॉजिटिव का केस था। इसमें वाटर अंदर आ रहा है, ये डाइवर्जेंस नेगेटिव का केस है। इट मीन्स कि डाइवर्जेंस नेगेटिव मीन्स इट्स बिहेव लाइक अ सिंक। ये एक सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, सिंक की तरह। यानी कि जो परिबद्ध आयतन अल्पांश में द्रव का सिंक स्थित है, और द्रव क्या होगा, बाहर से आकर परिबद्ध आयतन में समा रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव मीन्स बाहर निकल रहा है, यानी कि यहाँ तो हम पानी की बात कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाओं की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र होगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की बात करेंगे। तो इसका मतलब पानी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब लाइन ऑफ फोर्स बाहर आ रही है। पानी इकट्ठा हो रहा है, सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब लाइन ऑफ फोर्स अंदर आ रही है। तो इसका मतलब आयतन में इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डाइवर्जेंस क्या है, नेगेटिव है। अब आप ट्यूब देखिए, मैंने बॉटल का आपको बॉटल दिखा दी, उसका सिंक भी दिखा दिया, पर पानी जो है ऊपर चढ़ा फिर नीचे गया तो वो ट्यूब में से चढ़ा। तो आप देखिए जितना पानी ट्यूब में ऊपर चढ़ रहा है उतना ही सिंक में इकट्ठा हो रहा है। यानी कि जितनी लाइन ऑफ फोर्स एंटर कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, उतनी ही लाइन ऑफ फोर्स नीचे जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। जितनी बाहर जा रही हैं उतनी ही अंदर जा रही हैं। जितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या जितना द्रव उस बॉटल में से ऊपर चढ़ रहा है उतना ही उस सिंक में जा रहा है। तो उस कंडीशन में उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। यानी कि परिबद्ध आयतन में ना तो द्रव की मात्रा में वृद्धि हो रही है और ना ही कमी हो रही है। जितना पानी बाहर निकला उतना ही अंदर चला गया। तो उस समय उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस स्थिति में जो एनक्लोज्ड वॉल्यूम है उसमें क्या होगा, ना तो सोर्स है और ना ही सिंक है। तो इसका मतलब उस वॉल्यूम एलिमेंट से जितना द्रव निर्गत हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उतनी ही मात्रा द्रव के मतलब उतनी ही मात्रा अंदर आ रही है। जितना पानी आपका बाहर निकल रहा है उतनी ही उसमें क्या हो रही है,
अंदर आ रही है, समझ रहे हैं ना। तो उस समय ना तो वो सोर्स है और ना ही वो सिंक है, और जो आपका जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट इज इक्वल टू दैट फ्लोइंग इन। तो इस कंडीशन में जब हम कहते हैं इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेलोसिटी फ्लूइड इज ज़ीरो, अगर वेलोसिटी फ्लूइड का जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो है, इट मीन्स देयर इज नाइदर एन इंक्रीज नॉर अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड। ना तो द्रव की मात्रा में वृद्धि होती है और ना ही कमी होती है। दैट इज नाइदर अ सोर्स नॉर अ सिंक ऑफ द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द एनक्लोज्ड वॉल्यूम। तो जो आपका असंपीड्य द्रव है उसके लिए इस स्थिति में जो परिबद्ध आयतन में सोर्स या सिंक दोनों ही उपस्थित नहीं हैं। Therefore, the amount of fluid flowing out of the volume element is equal to that flowing in। यानी कि जितना द्रव आयतन अल्पांश से बाहर आ रहा है उतना ही मात्रा में अंदर जा रहा है। इट मीन्स कि डाइवर्जेंस ऑफ V इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है, ऐसे वेक्टर फील्ड जिनका डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोलोनाइडल वेक्टर कहते हैं, परिनलिकीय सदिश कहते हैं। सच वेक्टर फील्ड हैविंग देयर डाइवर्जेंस इक्वल टू ज़ीरो आर नोन एज सोलोनाइडल वेक्टर। अब जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, जो चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर है आपका, वो एक परिनलिकीय सदिश क्षेत्र होता है। जैसे मान लीजिए आपने मैग्नेट तो देखा है। अब मैग्नेट में क्या होता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, डायपोल एग्जिस्ट करता है। कभी एक ध्रुव देखा है मैग्नेट का, जितने नंबर ऑफ नॉर्थ पोल होंगे उतने ही नंबर ऑफ साउथ पोल होंगे। यानी कि जिस रेट से जितनी लाइन ऑफ फोर्स अंदर जाएंगी उसी रेट से उतनी लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाएंगी। तो इसका मतलब उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो और जो वेक्टर फील्ड, जो ऐसे वेक्टर जिनका डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है वो क्या कहलाते हैं, सोलोनाइडल वेक्टर कहते हैं। इसलिए जो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज अ सोलोनाइडल वेक्टर, द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ सच वेक्टर फील्ड्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड कर्व। इस तरह के जितनी भी होती हैं वो एक क्लोज्ड कर्व फॉर्म करती हैं। और हम इस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि जो सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति है सदैव सोर्स या सिंक की उपस्थिति के कारण ही होती है। And we can conclude that the existence of the divergence of a vector field is always due to the presence of source or sink of the field। अगर source होगा तो लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी, या फिर सिंक की तरह होगा तो उसमें इकट्ठी होंगी। पर अगर जिस रेट से ना सोर्स है ना सिंक है, तो जिस रेट से लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं उस रेट से लाइन ऑफ फोर्स बाहर जाएंगी और उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब आप देखिए ये फिगर देखिए। अब इसमें पहला फिगर देखो, आप पहले फिगर की बात करते हैं तो उसमें ये कह रहा है डाइवर्जेंस पॉजिटिव। तो इसके अंदर आपको पी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज दिख रहा है, और इसमें से ये जो एरो बने हुए हैं बाहर की तरफ, ये लाइन ऑफ फोर्स है। तो जैसे पहले हमने विचार किया था लिक्विड का, लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो हम लिक्विड की जगह, और हमने उसमें कह दिया था कि वो लिक्विड इसके अंदर है तभी इसमें से पानी बाहर निकल रहा है। अब लिक्विड की जगह मैंने ले लिया इसके अंदर चार्ज, तो उसको चार्ज है तो उसको चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र। तो जो बल रेखाएं बाहर निकलेंगी वो क्या कहलाएंगी, विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखाएं कब बाहर निकलेंगी, जब उनको प्रोड्यूस करने वाला सोर्स, और उनको प्रोड्यूस करने वाला सोर्स क्या है, उनको प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है चार्ज।
उनको प्रोड्यूस सोर्स करने वाला सोर्स क्या है? चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित आयतन अनुपात में धनावेश उपस्थित है, पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है। तो इससे विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं क्या निकल रही हैं? बाहर की ओर निकल रही हैं, और इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? पॉजिटिव। तो इफ द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव, then it means that positive charge are present in the volume element situated in the electric field and line of force of the electric field are emerging out from it. तो ये हो गया आपका इसका डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। अब देखिए डाइवर्जेंस नेगेटिव। इफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड आपने नेगेटिव लिया था, तो उस केस में आपने क्या देखा था? जो मैंने फ्लूइड का केस समझाया था, तो वही था कि वो सिंक की तरह बिहेव करेगा अगर नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या है? तो विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस के नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि विद्युत बल रेखाएं परिबद्ध आयतन में आ रही हैं, अर्थात आयतन में नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। आयतन में क्या है आपका? नेगेटिव चार्ज उपस्थित है। तो इस मीन्स क्या है? अगर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड नेगेटिव है, तो हमने क्या लिया था कि जो फ्लूइड है वो उसके अंदर आ रहा है। तो अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इंडिकेट करेगा? कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं वो क्या कर रही हैं? एनक्लोज्ड वॉल्यूम के अंदर आ रही हैं। इसका मतलब नेगेटिव चार्जेस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसमें जब चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या कर रहा है? उल्टा हो गया बिल्कुल। यहाँ पॉजिटिव था, ये प्रोड्यूस करने वाला सोर्स था, तो ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसमें ये बाहर से आ रही हैं। तो ये किस तरह बिहेव कर रहा है? एक सिंक की तरह। तो ये सेकंड फिगर आपका क्या बता रहा है? एक सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। तो पॉजिटिव में क्या हो गया? बाहर जाएंगी, सोर्स अंदर होगा। नेगेटिव में क्या होगा? लाइन ऑफ फोर्स अंदर आएंगी, और वो किस तरह बिहेव करेगा? बिहेव लाइक अ सिंक। अब आप ये वाला फिगर देखिए। अब इस फिगर का मतलब क्या है? ये मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ। इस समय इसका डाइवर्जेंस क्या है? 0। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि जो परिबद्ध आयतन में ना तो द्रव की मात्रा में वृद्धि होती है ना कमी होती है। तो इस केस में क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड के केस में हम देख सकते हैं, और ऐसे सदिश में जो आपके पास में जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा क्लोज्ड कर्व की फॉर्म में होती हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया है। तो आप एरो की तरफ देखिए। मैंने बताया मैग्नेट हमेशा मोनोपोल नहीं होता, डायपोल एग्जिस्ट करता है। जितनी लाइन ऑफ फोर्स अंदर आ रही हैं, एरो का साइन देखिए, उतनी ही लाइन ऑफ फोर्स उसी रेट से क्या जा रही हैं? बाहर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ना तो वो सिंक की तरह बिहेव कर रही हैं और ना वो सोर्स की तरह बिहेव कर रही हैं। तो ऐसे वेक्टरों का डाइवर्जेंस क्या होता है? 0 होता है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में का डाइवर्जेंस क्या होगा? 0 होगा। तो डेल डॉट बी बराबर 0। और ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस 0 के बराबर होता है उनको हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइडल वेक्टर कहते हैं। तो आपका कंक्लूज़न क्या निकला? आपका कंक्लूज़न यही निकला कि द एग्जिस्टेंस ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोर्स और सिंक ऑफ द फील्ड। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की उत्पत्ति सदैव सोर्स या सिंक की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये तो है आपका फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अब आप देखिए कि जो डाइवर्जेंस है इसको अपन किस तरीके से करेंगे, डिफाइन करेंगे। ये क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है डेल ऑपरेटर और वेक्टर फंक्शन का। डेल ऑपरेटर मैं आपको ग्रेडियंट में समझा चुकी हूँ। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? डेल डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट। डॉट मीन्स डॉट प्रोडक्ट। तो डेल क्या है? आई कैप डेवा बाई डेवा एक्स प्लस जे कैप डेवा बाई डेवा वाई प्लस के कैप डेवा बाई डेवा जेड। ए आपका कोई भी सदिश वेक्टर है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जॉट के। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ गया? डेवा ए एक्स बाई डेवा एक्स, डेवा ए वाई बाई डेवा वाई प्लस डेवा ए जेड बाई डेवा जेड। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 0। तो ये तो हम है कि आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में
किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो ये आपके पास में आ गया। जो डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर, डेल संकारक और सदिश फलन यानी कि वेक्टर फंक्शन के अदिश गुणनफल स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इतना टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा। फिर आगे मैं कल आपको गाउस की डाइवर्जेंस थ्योरम और ये आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं कर्ल वगैरह आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।